देखो आज मैं आपको आज का जो टॉपिक है आपका फ्लो डायग्राम बताता हूँ कि फ्लो डायग्राम आपका केन जो पहले कहाँ आता है, उसके बाद में जो फाइनल आपका चीनी निकलती है उसका एक फ्लो डायग्राम रहता है और क्या क्या पैरामीटर रहते हैं उस फ्लो डायग्राम में, जैसे पीएच क्या रहता है या फिर फाइबर कितना रहता है या फिर पोल कितना रहता है। तो वो एक जर्नल व्यू आपको बताएंगे कहाँ पे कितना टेम्परेचर रखते हैं, कितना इम्बिबिशन लगता है। तो आपको एक जर्नल व्यू आज बताएंगे। तो अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये शुगर इंडस्ट्री थंब रूल पे लगभग लगभग काम करती है, फिक्स डेटा पे नहीं रहती है। तो थंब रूल आपको आज मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका केन, ठीक है। केन आएगा, केन आने के बाद में उसका वेवरेज किया जाएगा, मतलब वेवमेंट किया जाएगा। वेवमेंट करने के बाद उसको कैन कैरियर पे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले हुआ केन, केन के बाद आप वेवरेज कर दीजिए, वेवरेज के बाद आप कैन कैरियर कर दीजिए, ठीक है। कैन कैरियर के बाद में कैन कैरियर में डाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद में कि कटर चॉपर आ जाएगा, ठीक है। अब चॉपर में क्या हो जाएगा, गन्ना पूरा छोटे छोटे पार्ट में चॉप हो जाएगा, ठीक है। चॉपर का क्लियरेंस आपका 1900 mm के आसपास रहता है। अकॉर्डिंग टू कैन कैरियर की कितनी डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग हम क्लियरेंस रखते हैं, और क्लियरेंस का फार्मूला भी है जिससे हिसाब से आप देख सकते हैं क्लियरेंस क्या है। और चॉपर में नाइफ्स होते हैं, ठीक है। सिंगल एज होते हैं, डबल एज होते हैं। सिंगल एज का मतलब कि एक तरफ ही धार रहती है और डबल एज का मतलब दोनों तरफ धार रहती है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ नाइफ्स उसकी भी मतलब फार्मूला होता है। आप नंबर ऑफ़ नाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज हम सिर्फ फ्लो डायग्राम में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद में आ गया चॉपर, चॉपर के बाद कटर, एक फर्स्ट कटर या सेकंड कटर, अगर दो लगे हैं तो फर्स्ट सेकंड कटर, एक लगा तो सिंगल कटर हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं लेवलर लगा होता है, वरना लेवलर नहीं लगता। लेवलर का क्या काम होता है कि अगर आपकी जितनी डेप्थ है उससे ज़्यादा आपका गन्ना अगर आ रहा है तो वो क्या करेगा, उस जो एक्सिस गन्ना है उसको पीछे फेंक देगा, वो लेवल करता हुआ जाएगा, तो वो लेवलर होता है, ठीक है। इसके बाद में गन्ना आपका सीधे सीधे चला जाएगा श्रेडर या फाइब्राइजर पे। आपके यहाँ फाइब्राइजर लगा है तो ठीक है, और श्रेडर लगा है तो भी ठीक है, जैसा भी लगा। और उसका डिफरेंस अलग अलग रहता है, वो आप बाद में पढ़ाएंगे। और पीआई, हाँ मेन चीज़ रहती है पीआई। श्रेडर और फाइब्राइजर में क्या रहता है, पीआई आपकी लगभग 88 से 90 रहती है और फाइब्राइजर में लगभग 1% आपकी बढ़ जाती है। और फाइब्राइजर आपका पावर भी हमें लगता है ज़्यादा ही कंज्यूम करता है। आप डिफरेंस आपको मैं वीडियो दे दूंगा या फिर आपको उसका पीडीएफ बना के दे दूंगा क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। क्योंकि रैप एंगल ज़्यादा रहता है फाइब्रेजर का, लगभग आपका 120 से लेकर आपका 140 160 तक रहता है। रैप एंगल का मतलब है कि जो उसका हैमर है, हैमर का रोटेशन रहता है 120 से गन्ना उठा के और 140 या 50 पे मारता जाके, फेंकता जाके, तो उसका एक रैप एंगल होता है। लेकिन श्रेडर में रैप एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो फीडिंग रहती है श्रेडर में अपर साइड से रहती है, तो वो 90 डिग्री ही आपका हैमर को स्विंग करेगा, ठीक है। ऊपर से गन्ने को फीड करेगा और 90 डिग्री पे लाके उसको फेंक देगा, ठीक है। और एनविल प्लेट क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपका फ्लो डायग्राम में क्या क्या आ गया, केन आ गया, केन के बाद आपका वेमेंट आ गया, वेमेंट के बाद में आपका आ गया कैन कैरियर, कैन कैरियर के बाद आपका आ गया कटर 1, सॉरी चॉपर, चॉपर के बाद कटर 1, अगर दो लगे हैं तो कटर 2। फिर आप लेवलर भी लगा सकते हो, लेवलर अगर नहीं लगा होता है तो आप सीधे श्रेडर या फाइब्राइजर आ जाइए, ठीक है। अब ये गन्ना आ गया आपका मिल पे, ठीक है। अब मिल सेक्शन में क्या होता है, देखो गन्ना आ गया मिल सेक्शन में। आपके मिल में क्या है, आपके 4 मिल लगे हैं या 5 मिल लगे हैं, जीआरपीएफ टीआरपीएफ लगा या नहीं लगा वो बात की बात है। तो फ्लो डायग्राम में फाइब्राइजर श्रेडर के बाद में आप फ्लो डायग्राम में मिलिंग आ गया, ठीक है। अब मिलिंग में क्या है, आप इम्बिबिशन वाटर मिलाते हैं, ठीक है, जिसका परसेंटेज लगभग 38 40 45 42 रहता है ऑन केन। और ऑन फाइबर आपका 200 ऑन फाइबर जो रहता है आपका 250 से 350 ऑन फाइबर रहता है। और ऑन केन आपका 38 40 से 45 तक आपका ऑन केन रहता है, ठीक है। इसके बाद में मिलिंग में आप एक तरफ से बायोसाइड मिलाएंगे। बायोसाइड बोलते हैं सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब उसकी साफ सफाई रखना, ठीक, जिससे आपके कीटाणु बैक्टीरिया आपकी ग्रोथ ना हो जाए। इसीलिए या तो बायोसाइड मिलाएंगे या फिर आपका हॉट वाटर से आप सैनिटाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में मिल से हमारी दो चीज़ें निकलती हैं। देखो एक तरफ निकलता है मिक्स जूस, ठीक है, और दूसरे तरफ आपकी चली जाती है बगास, ठीक है। तो ये बगास, ठीक है। तो मिक्स जूस का जो पीएच रहता है तो लगभग
5.2 से लेकर 5.4 रहता है, ठीक है। और इसके बाद में जो टेम्परेचर रहता है मिक्स जूस का, क्योंकि इम्बिबिशन वाटर मिलाते हैं, इम्बिबिशन वाटर का जो टेम्परेचर रहता है वो आपका लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड आपका वाटर का टेम्परेचर होता है। और ये लास्ट मिल पे लगाते हैं इम्बिबिशन। और इम्बिबिशन की मैंने वीडियो पूरी बना दी है, हम इम्बिबिशन की वीडियो आप देख लीजिएगा कि कैसे क्या लगाते हैं, कितना कितना लगाते हैं, ठीक है। तो मिक्स जूस पे आ जाइए। मिक्स जूस का पीएच वही रहता है और टेम्परेचर वाटर मिलाने से इसका टेम्परेचर लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो मिक्स जूस को फिर वेमेंट करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं वेमेंट करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं फ्लो मीटर लगा रहता है इसलिए वेमेंट नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है वेमेंट करते हैं। जैसे 10 टन की या 15 टन की एक टंकी बना दी जिसमें आपका जूस भरेगा और ऑटोमेशन के थ्रू जैसे आपका 10 टन या 15 टन हो जाएगा वो आपका वेट वो आपका टैंक में गिर जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में इस जूस को, जो मिक्स जूस है, हम इसको हीटिंग करेंगे, ठीक है। हीटिंग करने के लिए आपको लगभग 40 जो डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स जूस का टेम्परेचर जा रहा है, इसको आपको जूस हीटर में ले जाने के बाद में आपको लगभग 68 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग करनी होगी। हीटिंग करने के बाद में फिर आप इसको जूस सल्फाइटर में लेके जाएंगे। जूस सल्फाइटर में क्या क्या होता है, देखिए जूस सल्फाइटर में आप मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है, सल्फिटेशन प्रोसेस जिसे बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम मतलब चूना मिलाएंगे जिसका वॉल्यूम लगभग 1.4 से लेकर 1.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहता है। और SO2 गैस लगाएंगे, ठीक है, सल्फिटेशन में। इसके बाद में जो सल्फाइटर है उसमें पीएच को हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगर डेफिकेशन प्रोसेस रहेगा तो डेफिकेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, हम सिर्फ मिल्क ऑफ लाइम ही मिलाते हैं, SO2 नहीं मिलाते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ लाइम मिलाते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और जितना भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं अलग हो जाती हैं। और एक शॉक लाइमिंग होता है। शॉक लाइमिंग मैं ये बताता हूँ, शॉक लाइमिंग में क्या होता है कि आप पहले तो प्री लाइमिंग करते हैं तो इसमें क्या रहता है, पीएच लगभग 6.8 से 7.8 तक आप मतलब मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है कि इसका पीएच एकदम बढ़ जाता है, 9.5 से लेकर 10 तक अगर बढ़ा जाता है, 10 से 12 सेकंड तक बढ़ा देते हैं, इसे बोलते हैं शॉक लाइमिंग, ठीक है। फिर SO2 गैस ऐड करते हैं। SO2 गैस एडिट करने पे ही क्या होता है, हमारा जूस का पीएच मेंटेन हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल में आ जाता है, मतलब 7.0 या 7.1 तक आपका पीएच आ जाता है। तो शॉक लाइमिंग मतलब 10 से 12 सेकंड तक पीएच एकदम बढ़ता है। फिर सल्फाइटर के बाद में, सल्फिटेशन होने के बाद में जूस को हीट करेंगे। जूस को सल्फाइटेड जूस हीटर लगा होता है, तो लगभग आपका 100-102 तक आपका सल्फाइटेड जूस हीटर में सल्फाइटेड जो जूस आता है उसको हीट करते हैं। फिर इसके बाद में जूस को ले जाते हैं क्लैरिफायर में, ठीक है। तो क्लैरिफायर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है SRT, एक होता है आपका रैपिडोर। तो SRT होता है शॉर्ट रिटेंशन टाइम, जिसका जो रिटेंशन टाइम रहता है वो 30 से 35 मिनट रहता है। और दूसरा रैपिडोर रहता है, रैपिडोर 444 होता है और रैपिडोर 555 होता है। मतलब 44 में 4 कंपार्टमेंट, 55 में 5 कंपार्टमेंट रहते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट रहते हैं। और रैपिडोर का जो रिटेंशन टाइम रहता है वो 2.5 से 3 घंटे का रहता है, ठीक। अब रैपिडोर मान लो क्लैरिफायर से एक तरफ निकलेगा जूस, क्लियर जूस, जिसका पीएच लगभग न्यूट्रल रहता है 6.9 से लेकर 7.1 तक, और दूसरी तरफ निकल जाता है आपका मडी जूस, ठीक है। तो जो क्लियर जूस रहता है मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर्स में चला जाता है। इवेपोरेटर्स में सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग आपका प्रेशर रहता है इसमें। और फिर लास्ट में जो इवेपोरेटर के बाद में निकलता है सिरप हमारा 60 से 65 ब्रिक्स का रहता है। और सिरप के बाद में ये सिरप सल्फाइटर में ले जाते हैं। सिरप सल्फाइटर में दोबारा हम SO2 गैस लगाते हैं और पीएच हमारा 5.2 से लेकर 5.4 हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो सिरप है, सिरप को पैन्स में लेते हैं, पैन में ग्रेन्स बनाते हैं, ठीक है। ग्रेन बनाने के बाद में उसको क्रिस्टलाइज़र में मतलब भेज दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। और क्रिस्टलाइज़र से आपका सेंट्रीफ्यूगल मशीन में आ जाता है मैस किट,
ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल दो टाइप की होती है, एक बैच टाइप होती है, कंटिन्यूस होती है। बैच टाइप में क्या होता है, चार्ज आपका जितना उसकी कैपेसिटी ले लिया, फिर उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और एक तरफ शुगर निकल जाती है, एक तरफ आपका मोलासिस निकल जाता है। और कंटिन्यूस में आपका कंटिन्यूस चार्ज चलता रहता है और कंटिन्यूस प्रोसेस आपका होता रहता है, ठीक। अब बात रही मडी जूस की, तो मडी जूस निकलता है उसमें आपका वैक्यूम फ़िल्टर में ले जाते हैं। वैक्यूम फ़िल्टर में वहाँ पे बगासीलो भी मिलाते हैं मडी जूस में। वैक्यूम फ़िल्टर में एक तरफ निकलता है आपका फ़िल्टर जूस और दूसरी तरफ निकलता है फ़िल्टर केक। तो फ़िल्टर जूस को फिर से हम रॉ जूस में मिला देते हैं और पूरा प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। और जो हमारी फ़िल्टर केक है वो हमारी डिस्पोज ऑफ हो जाती है या फिर जो भी है खेत वेत में डालने के काम में आ जाती है। और फ़िल्टर केक में कुछ हमारा वो भी जाता है, पोल लगभग 2 से 2.5 के आसपास पोल रहता है, वो भी पोल जाता है।